नमस्कार, आपका स्वागत नवभारत सुपर 6 में। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। जिस बलूचिस्तान को डरा धमकाकर चाइना और पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का नापाक खेल खेल रहे थे, आज उसी बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि चीन तक के पैर उखाड़ दिए। हालात ये कि बलोच विद्रोहियों की ऐसी सख्त नाकेबंदी हुई कि सुपर पावर का दंभ भरने वाले चाइना के पैर कांप गए, क्योंकि रास्ते बंद है, रसद ठप है और खदानों से निकाला गया सोना तांबा बाहर नहीं निकल पा रहा है। नतीजा, चाइना ने पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम बकायदा लिख के दे दिया, या तो सुरक्षा दे दो भाई साहब, या हम बोरिया बिस्तर समेटकर चलते बनेंगे वापस चीन। ये चाइना कह रहा है पाकिस्तान। सोचिए, जो पाकिस्तान दुनिया भर के मंचों पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC और चीनी प्रोजेक्ट्स की शेखी बघारता था, आज उसी पाकिस्तान की औकात बलूचिस्तान में एक वॉचमैन जैसी भी नहीं बची। चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान सरकार को सीधे सीधे धमकी भरा खत लिखकर कह दिया कि अगर 1 महीने के अंदर हालात नहीं सुधरे तो वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स पर ताला पाकिस्तान में लगा देंगे। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट बंद होने की बात नहीं है पाकिस्तान की यह वैश्विक बेइज्जती, क्योंकि एक तरफ दुनिया में यह संदेश गया कि पाकिस्तान अपने ही घर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, दूसरा जो खैरात मिलती आई अब चाइना से वो रुक जाएगी। इधर बलूच विद्रोहियों ने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान की जमीन पर चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की लूट अब और बर्दाश्त नहीं होने पाती। तो सवाल यह कि क्या बलूचिस्तान के चक्रव्यूह में फंसकर बीजिंग का बेल्ट एंड रोड का सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? इन्हीं तमाम पहलुओं का विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को निगलने के फिराक में है चालबाज ड्रैगन यानी कि चीन। लेकिन सबसे पहले जानिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वैश्विक रेटिंग एजेंसी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा अकेले चाइना का है। पाकिस्तान इस कर्ज के केवल ब्याज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है, जो कि मुनीर लैंड के लिए एक ऐसा डेब्ट ट्रैप है जिससे निकल पाना पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन। इसके अलावा अपने निवेश के जरिए भी चाइना पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाता आया है। दरअसल पाकिस्तान में का सबसे बड़ा और अहम निवेश एनर्जी सेक्टर में हुआ है, जिस पर चीन ने लगभग 33 अरब डॉलर खर्च किए। CPEC के पहले चरण में इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के गंभीर बिजली संकट को दूर करना था। वहां उद्योगों को चालू कर चीनी प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ करने का मकसद था चीन का। इस निवेश के तहत चीन ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कोयला, हाइड्रो, सोलर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए थे, और इसी भारी भरकम चीनी निवेश ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ये सभी प्रोजेक्ट्स चीनी कंपनीज की ओर से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स मॉडल पर लगाए गए, जिनका भुगतान पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है, और इसके चलते यह पाकिस्तान के लिए एक बड़े कर्ज के जाल में तब्दील हो चुका है। मतलब एनर्जी सेक्टर में जो निवेश चाइना ने पाकिस्तान में किया वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए चीन ने अब तक 11 अरब डॉलर का निवेश किया है पाकिस्तान, और इस भारी भरकम पूंजी का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में सड़कों, हाईवेज और रेलवे का ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार करना है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को सीधे अरब सागर में स्थित ग्वादर पोर्ट से जोड़ सके। और इसी निवेश के तहत पूरे बड़े प्रोजेक्ट्स लागू किए गए। इस विकास के पीछे चीन का अपना बहुत बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक हित छिपा हुआ है। इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए चीन को मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के देशों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक समुद्री रास्ता मिल जाता है। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी पाकिस्तान पर भारी चीनी कर्ज चढ़ा हुआ है। ग्वादर पोर्ट का विकास पाकिस्तान में चीन का सबसे रणनीतिक और दूरगामी निवेश है। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित इस गहरे पानी के बंदरगाह और स्मार्ट सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य चीन को हिंद महासागर और अरब सागर तक सीधी पहुंच देना है। चीन के इस प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर को एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हब बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया गया। हालांकि यह प्रोजेक्ट मौजूदा वक्त में गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है। स्थानीय बलूच समुदाय इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस विकास से उन्हें बेदखल किया जा रहा है और चीनी नागरिकों का कब्जा इलाके में बढ़ता जा रहा है। चीन पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बड़ा निवेश कर रहा है, और इस पर जो मुख्य उद्देश्य है कि पाकिस्तान में औद्योगिक क्रांति आए, चीनी कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाकिस्तान में शिफ्ट करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश। हालांकि पाकिस्तान के गंभीर आर्थिक संकट
विदेशी मुद्रा में भारी कमी और लगातार राजनीतिक अस्थिरता के चलते बुनियादी ढांचे का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा पाकिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और चीनी नागरिकों पर होने वाले हमले ने चीन के निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह से डिगा दिया है। हालांकि चीन के इस भारी भरकम निवेश का मकसद पाकिस्तान का विकास कतई नहीं है। पैसे ज्यादा दिख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर चाइना ने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान का विकास हो, बल्कि चीन की प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले इतना दबा दिया जाए कि वो इससे कभी उभर ही ना पाए और चीन का गुलाम बनकर रहे। दूसरा, पाकिस्तान के रिसोर्सेज का चीन अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा इतने कर्ज का बोझ डाल देने के बाद। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको साफ कर देंगी कि क्यों चीन आज पाकिस्तान से उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गया। कैसे बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और चीनी दादागिरी की कमर तोड़कर रख दी है, आपको कुछ तस्वीरों में पता चलेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए। ये 26 मार्च 2024 की तस्वीर। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक बॉम्बिंग में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। बताया गया कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी और स्थानीय पुलिस के मुताबिक चीनी नागरिकों पर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाने के दौरान यह हमला किया गया। इस हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। चीन तिलमिला उठा था, कई चाइनीज इसमें घायल हुए थे। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, ये 7 अक्टूबर 2024 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी काफिले पर यहां भी भीषण आत्मघाती हमला हुआ और यह हमला कार के माध्यम से ही किया गया। इस हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई, कई घायल हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली थी। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह 26 अप्रैल 2022 की तस्वीर, यह आगे टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के इतिहास में एक महिला आत्मघाती हमला हुआ और टारगेट पर थे पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के नागरिक। वीडियो में देखा जा सकता है कि फिदाइन हमलावर महिला सड़क पार करके कन्फ्यूजन्स इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां चीनी नागरिकों को लेकर वैन पहुंचती है, फिदाइन महिला हमलावर खुद को उड़ा लेती है और इस हमले में 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और चीनी नागरिकों की मौत होने के बाद चाइना यह समझ गया कि उनका विरोध किया जा रहा है पुरजोर तरीके से और इसीलिए वो कह रहा है या तो सुरक्षा दो और या तो फिर हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये मानकर चलिए कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, या तो ऐसे बैठा हुआ है जो उसकी स्थिति है, या बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ पीओजेके में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान सुलग रहा है। स्थिति यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी, जिसे पाकिस्तान अपनी तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट मानता है, आज वही उसके गले की फांस बन चुका है। ग्वादर से लेकर कराची तक चीनी नागरिकों और उनकी परियोजनाओं पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं और चीनी नागरिक सोचते हैं पता नहीं कब हम पर कौन सा अटैक हो जाएगा। बलूच प्रदर्शनकारी साफ कहते हैं कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है और पाकिस्तान की सरकार इसमें बराबर की हिस्सेदार है। कैसे, मैं आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर पोर्ट चीनी निवेश के खिलाफ हो रहे विरोध का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। ग्वादर में बड़े आंदोलन के तहत हजारों स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे महीनों से सड़कों पर धरने पर बैठे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीनी परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनों और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। अरबों डॉलर के चीनी निवेश के बावजूद ग्वादर के स्थानीय लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। निवेश अरबों का, लोगों को बुनियादी सुविधाएं उस इलाके में नहीं मिल रही है जहां निवेश हो रहा है। बिजली, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब नहीं मिल रही है लोगों को और इससे चीन और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश स्थानीय जनता का बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी बलूचिस्तान का चागाई जिला चीनी निवेश के खिलाफ असंतोष का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। सेंदक और रेको डिक, ये अरबों डॉलर की खनन परियोजनाएं इन इलाकों में स्थित हैं और इसके खिलाफ इस इलाके में बीएलए जैसे विद्रोही गुटों ने चीनी काफिलों और सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों को तेज कर दिया है। इन हमलों और विद्रोहियों की ओर से की गई सख्त नाकेबंदी के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है और इससे सेंदक प्रोजेक्ट पर ताला लटकने जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडार में से एक रेकोडिक प्रोजेक्ट पर भी चीनी दखल के चलते अनिश्चितता के बादल गहराते जा रहे हैं कि कब यहां पर भी लोग सड़कों पर आ जाएं और कहे कि नहीं साहब, चीनियों को तो पहले आप बाहर निकालो। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी चीनी निवेश और
कराकोरम हाईवे बेल्ट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है और विरोध करने वाले स्थानीय लोग ही हैं। चीनी कंपनीज की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार ना देने और उनकी जमीनों का उचित मुआवजा ना मिलने पर आम जनता बेहद ज्यादा आक्रोशित है और इसी विरोध के चलते स्थानीय प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों ने कई प्रमुख जगहों पर कराकोरम हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। चीनी सामानों की आवाजाही पूरी तरह से यहां रोक दी गई। यह साफ दर्शाता है कि सीपीईसी के मुख्य व्यापारिक रूट पर चीनी कंट्रोल को लेकर स्थानीय लोग अब खुलकर बोलने लगे और उनके बोलने के बाद पाकिस्तान की सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए चाइना को चिट्ठी लिखकर कहना पड़ रहा है, भैया पहले सुरक्षा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी चीन के हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हिंसक विरोध चल रहा है। चीन इस इलाके में अरबों डॉलर की बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, लेकिन इन्हें टीटीपी जैसे संगठनों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीटीपी चीनी निवेश को अपने संप्रभुता पर हमला मानता है और चीनी इंजीनियर्स को सीधे निशाना बना रहा है। इन घातक हमलों के बाद बीजिंग ने कई बार परियोजनाओं पर काम तक रोक दिया और पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा चूक के लिए अरबों रुपए के मुआवजे की मांग की है। इन सबके बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, पुरी में रथ यात्रा में भगदड़ की खबर है। भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी और भगदड़ मच गई है, धक्का मुक्की, जिसकी वजह से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कुछ श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये देखिए तस्वीर, ये रेस्क्यू करके ले जाते हुए कितनी संख्या है जो इसमें लोग हताहत हुए हैं, फिलहाल ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा आज से निकल रही है और इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। आस्था का सैलाब उमड़ा और यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भगदड़ मच गई और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से लोगों को वहां से निकाल कर ले जाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, आस्था का सैलाब कैसे उमड़ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु का रथ खींच भर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उस जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है जिसमें इंसान उलझा रहता है। और इसमें इस पुण्य में भागीदार होने के लिए बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे हुए हैं। आस्था का सैलाब कैसे उमड़ा हुआ है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई, भीड़ से अफरा तफरी थी और फिर वहां पर भगदड़ जैसे हालात थे। कई श्रद्धालु इसमें घायल हो गए और अब उन्हें रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स कैसे स्ट्रेचर पर कुछ लोगों को लेकर जा रहे हैं। अब ये जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है, इनकी तादाद कितनी है या इनकी संख्या कितनी है, ये सवाल जरूर है। लेकिन आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोग वहां पर हैं और यहाँ पर जब हालात बिगड़े तो कैसे मुश्किलें बढ़ गई, आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। तमाम अपडेट्स आगे आपको इस मामले में हम बताते रहते हैं। और आज दिन भर की सुपर 6 खबरें आपको दिखाते फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे जिंद रेलवे स्टेशन से होगी। यहां पीएम मोदी जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली ट्रेन की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ में वे 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। इसके बाद पीएम मोदी जालंधर जाएंगे, जहां 5,470 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम को करना है। मॉनसून सत्र को लेकर आज सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि इस सत्र में चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, E20 जैसे मुद्दे और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष बात करेगा। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि वो संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ है और महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक का विरोध जारी रखेगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार के एजेंडे और सत्र की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। खबरों के मुताबिक यह बैठक सुबह 9:30 बजे संसद भवन में आयोजित होगी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में टूट का दौर लगातार जारी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का नाम जुड़ चुका है। कोयल मलिक ने टीएमसी से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कहा कि वो जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। मध्य प्रदेश में यूसीसी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। रामचंद्र अगर एक शादी करता है तो रहीम नाम के शख्स की भी एक ही शादी की उम्मीद की जा सकती है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जहां यूसीसी का विधेयक लाने की तैयारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र बता रहे हैं। और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है। इसको लेकर आरडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया। यूनिवर्सिटी में बनी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रास्ता इसे घोषित किया गया। इधर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियों पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है।